आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडेज टॉपिक यू कैन आस्क। कल के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है? No, ma'am. ओके। ऋतिक की तो आज वैसे भी फर्स्ट क्लास है तो कल पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो ओके। और आप पहले की जो भी क्लासेस हैं वो आप वीडियोस देख सकते हैं ऐप पे, स्कूल ऐप पे। ठीक है। ओके मैम। ओके कल हमने पढ़ा था चाइना के बारे में कि कैसे चाइना की हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रही थी, कैसे ये इक्वालिटी और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और कैसे आप इनके जो दो रिफॉर्मर्स थे, कांग यूवी और लियांग केशो, जो है वो किस तरीके से अपने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को नई डिफरेंट तरीके से फोल्ड कर रहे थे, मोल्ड कर रहे थे, जिससे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से जो चैलेंजेस आ रहे थे उसको फेस कर सकें। फिर इन्होंने एक आर्मी जो है वो भी सेटअप करी थी। ठीक है। और कई सारे वेस्टर्न साइंसेस जो थी जो इंट्रोड्यूस हो रही थी वहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, उसको भी ये लोग समझ रहे थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। Above all, many felt that traditional ways of thinking had to be changed. Confucianism developed from the teachings of Confucius 551 to 479 BCE, and his disciples was concerned with good conduct, practical wisdom, and proper social relationships. अब क्या हो रहा था, कुछ लोगों का मानना था, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों चाइना वालों ने पहले ही देख लिया था कि किस तरीके से ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनाइजेशन फैलाया हुआ था पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे वहाँ पर, उसी तरीके से ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि अगर हमने इस चीज़ को अपने प्रॉपर अपने सोर्सेज जो है, रिसोर्सेज जो है, उनको यूज़ नहीं किया या डेवलप नहीं किया तो हमारे यहाँ भी कॉलोनाइजेशन हो जाएगा। और वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, चाइनीज़ लोग जो थे वो पहले तो ब्रिटेन को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, और फिर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को भी कि भाई तुम्हारे देश में आकर के, एक देश ने नहीं बल्कि एक छोटी सी कंपनी आकर के तुम्हारे देश के अंदर कैसे रूल कर रही है, किस तरीके से वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया। उन्होंने इंडियंस को भी क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है। अब ये जो थे, ये क्या थे, एक तरह का बिहेवियर था चाइना के अंदर जो चीज़ चलाई जा रही थी। उसमें ये मानना था इनका कि आपको अपनी सोर्सेज को इस तरीके से इम्प्रूव करना है जिससे आप जो बाकी के देश हैं उससे आप लड़ सकें। ठीक है। यहाँ पर ये नाम दिया गया है कन्फ्यूशियनिज्म, एक व्यक्ति हैं, ठीक है, फिलोसोफर हैं, और ये लोगों को शिक्षा देते थे, और इन्होंने एक तरीके की लोगों को जागरूकता फैलाई है। ये 551 से 479 BCE तक रहे हैं। ठीक है। और इनके जो डिसाइपल्स यानी इनके फॉलोअर्स थे वो किस चीज़ को लेकर के चिंतित रहते थे, किस चीज़ को लेकर कंसर्न रहते थे? गुड कंडक्ट, अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल विजडम यानी बुद्धिमत्ता को फैलाना चाहिए, और प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप्स होने चाहिए। इनकी ये फिलॉसफी थी जिसको इनके फॉलोअर्स मानते थे। इट इन्फ्लुएंस्ड द चाइनीज एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। अब ये जो चीज़ें सिखाई जा रही थी इससे क्या हुआ, इनकी जीवन जीने के तरीके पे थोड़ा सा जो इनका एटीट्यूड था उस पर असर हुआ। Provided social standards and laid the basis for political theories and institutions। उससे क्या हुआ, इनको सोशल स्टैंडर्ड्स बताए गए, सामाजिक रूप में इनको थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म मिला, वहाँ पर उनको पॉलिटिकल थ्योरी समझाई गई, इंस्टीट्यूशंस जो है वो समझाए गए। It was now seen as a major barrier to new ideas and institution। और उस समय ये इसको, इस चीज़ को किस तरीके से देखा जा रहा था कि नए आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन के सामने ये क्या है, एक बहुत बड़ी बैरियर है।
क्योंकि जो पहले के जो रिफॉर्मर्स थे वो क्या कर रहे थे, अपने ट्रेडिशन के साथ में नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए और फिर वो इनोवेशन और इन्वेंशन कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे इनका मानना था कि आपका अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और आपके प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप होने चाहिए। अब यहाँ पर कोई नए आइडियाज़ और नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए तो कोई चीज़ थी ही नहीं, उनके बारे में तो कोई डिस्क्रिप्शन था ही नहीं। तो लोग बाग जो इनको फॉलो कर रहे थे वो तो ठीक है, अग्री कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी था कि ये जो चीज़ सिखा रहे हैं, ये जो फिलॉसफी चल रही है यहाँ पर कन्फ्यूशनिज्म के द्वारा, ये हमारे नए आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस के सामने एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ी रोक है, बैरियर है। To train people in modern subjects, students were sent to study in Japan, Britain and France and bring back new ideas. अब लोगों को मॉडर्न सब्जेक्ट्स में तैयार करने के लिए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, बच्चों को बाहर भेजा जा रहा था, ठीक है, पढ़ने के लिए, वहाँ की जिससे वो चीज़ें समझे, वहाँ का कल्चर समझे, वहाँ की पढ़ाई को वो समझे, क्योंकि वो लोग एडवांस थे उस समय में, इसीलिए तो लोग बच्चों को कहाँ भेजा जा रहा था, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जो है वो भेजे जा रहे थे पढ़ने के लिए। ठीक है, उन इस एरियाज में भेजे जाते थे जिससे वो नए आइडियाज लेकर के आ सके। मैनी चाइनीज स्टूडेंट्स वेंट टू जापान इन 1890s। कई सारे चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं जापान गए थे 1890s में। They not only brought back new ideas but many became leading republicans। वो सिर्फ अच्छे आइडियाज ही नहीं बल्कि कुछ जो है कुछ समय बाद में लीडिंग रिपब्लिकन्स यानी लीडर्स भी बन गए थे। The Chinese borrowed even Japanese translations of European words such as justice, rights, and revolution because they used the same ideographic script, a reversal of traditional relationship। अब चाइनीज बच्चे गए हैं जापान, और जापान आपको जैसे कि पहले से पता है वो काफ़ी एडवांस था और अपने ट्रेडिशन को लेकर के भी वो काफ़ी मजबूत था, और उसने यूरोपियन चीज़ों से भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर के वहाँ से कुछ टर्म्स उठाई थी, कुछ वर्ड्स उठाए थे और उनको वो वैसे ही यूज़ कर रहा था। उनकी आइडियोलॉजी जो ली थी उसको भी वो उसी तरीके से यूज़ कर रहा था। तो जब चाइनीज़ बच्चे वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी तो उन्होंने जो चीज़ें सीखी वो ये थी कि वो यूरोपियन वर्ड्स के जो ट्रांसलेशन थे, जैसे जस्टिस हुआ, राइट्स हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, इसके जो यूरोपियन ट्रांसलेशन थे उनको यूज़ कर रहे थे जैसे जापानीज लोग यूज़ किया करते थे, और सेम उनकी आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट जो थी उसको भी कर रहे थे। और वहाँ पर ये माना जा रहा था एक रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। जो पहले के रिलेशनशिप जो ट्रेडिशनल चीज़ें हुआ करती थी उनका एक क्या हुआ था, उलटफेर हुआ था उनका। In 1905, just after the Russo-Japanese War, 1905 के बाद में वहाँ पे क्या हुआ था, एक रूसो जापानीज वॉर जो हुआ था उसके बाद में a war fought on Chinese soil over Chinese territory. The centuries old Chinese examination system that gave candidates entry into the elite ruling class was abolished. अब क्या था, यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई थी, और कहाँ पे लड़ी गई थी, चाइना के लैंड पे ही लड़ी गई थी। ठीक है, चाइनीज ज़मीन पर लड़ी गई थी, चाइना की टेरिटरी ओवर चाइनीज टेरिटरी को लेकर के लड़ी गई थी रूस और जापान के बीच में। ठीक है, उसमें जो बहुत सालों पहले से सेंचुरी से चला हुआ आ रहा था एग्जामिनेशन सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को एंट्री मिलती थी जो रूलिंग क्लास को बिलोंग करते थे, एलीट यानी कि जो होता है अपने ज़्यादा प्रिविलेज्ड क्लास को बिलोंग करते थे, वो एग्जामिनेशन सिस्टम को अबॉलिश यानी कि हटा दिया गया था। अब एग्जामिनेशन सिस्टम जो था उसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ी सी नॉलेज हमें मिलेगी इसकी। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं, ये जो हमने भी 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके ओके, अब एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। एंट्री टू द एलीट रूलिंग क्लास, यानी जो रूलिंग क्लास है उसमें एंट्री के लिए एक अबाउट 1.1 मिलियन टिल 1850 हैड बीन लार्जली थ्रो लार्जली थ्रू एन एग्जामिनेशन। अब इसमें एंट्री के लिए आपको एक एग्जामिनेशन पास करना होता था। This required writing an eight-legged essay, Pa Ku Wen, and in classical Chinese in a prescribed form। यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती थी, एट लेग्ड essay, यानी कि 8 कह सकते हैं एक तरीके से 8 पन्नों का एक बहुत बड़ा ऐसे होता था। ठीक है, 8 उसके अंदर पार्ट्स होते थे, जिसको बोला जाता था चाइनीज़ के अंदर पाखू वेन। ठीक है, ये क्लासिकल चाइनीज़ में लिखा जाता था एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए।
The examination was held twice every 3 years at different levels, and of those allowed to sit, only 1% passed the first level. ये एग्जामिनेशन हर 3 साल के अंदर 2 बार किया करवाया जाता था, अलग अलग लेवल्स पे करवाया जाता था, और इसके अंदर 1 से 2% लोग फर्स्ट लेवल को पास कर पाते थे, यूजुअली बाय द एज ऑफ 24। और ये भी कब होता था? 24 साल की उम्र के लगभग। टू बिकम व्हाट वाज कॉल्ड ब्यूटीफुल टैलेंट। और इसके बाद में, ये पास करने के बाद में, क्या कहलाए जाते थे? ब्यूटीफुल टैलेंट कहलाए जाते थे। At any given time before 1850, there were about 5,26,869 civil and 2,12,330 military provincial Shengyuan degree holders in the whole country. अब 1850 के टाइम तक, बिफोर 1850, मतलब 1850 से पहले लगभग करीबन 5,26,000 जो सिविल लोग थे वो, और डिग्री होल्डर्स थे, और 2,12,330 मिलिट्री प्रोविंशियल, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज में शेंग युआन डिग्री होल्डर्स थे पूरी कंट्री के अंदर, ये एग्जाम को पास करने वाले। ठीक है। सिंस देर वर ओनली 27,000 ऑफिशियल पोजिशन, अब वहाँ पे क्या थी? सिर्फ 27,000 पोजिशन थी। मैनी लोअर लेवल डिग्री होल्डर्स डिड नॉट हैव जॉब्स, तो कई सारे लोअर लेवल डिग्री के जो होल्डर्स थे उनके पास में जॉब नहीं थी। The examination acted as a barrier to the development of science and technology as it demanded only the literary skill. अब ये एग्जामिनेशन जो था वो एक तरीके से बाधा क्रिएट कर रहा था साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ पे लिटरेरी स्किल्स मांगे जा रहे थे, यानी लिटरेचर से रिलेटेड, बिल्कुल ही आउट ऑफ द वो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, आपको एग्जाम में बैठना है, आप लोगों का एग्जाम है, आप आर्ट्स के अंदर हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सारा मैकेनिकल वर्क साइंस से रिलेटेड, और आपको बोला जा रहा है कि आपको सर्जरी जो है वो एक तरीके से आपको एग्जामिन करनी है, तो आप लोग पास कर लेंगे क्या? जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपको पॉलिटिकल या हिस्ट्री का एग्जाम देना है, लेकिन आपके कोर्स जो है वो आएगा सारा साइंस वाला, तो क्या ये बिल्कुल सही है, फ्री और फेयर है ये? इस तरह का एग्जाम लेना कर लेंगे आप लोग पास? No, ma'am. तो ये भी, इनके साथ भी यही हो रहा था No, काम। ma'am, I can't. हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे भी काम हो रहा था साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसके अंदर बोल रहे थे ये क्या, ऐसे लिखने के लिए। ऐसे लिखने का काम तो लिटरेचर के अंदर होता है, तो ये चीज़ एक बहुत बड़े बैरियर की तरह देखी जा रही थी। एग्जामिनेशन सिस्टम इनका जो था वो एक बहुत बड़ा बैरियर था। In 1905, it was abolished as it was based on skills in classical Chinese learning that had, it was felt, no relevance for the modern world. 1905 के अंदर इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हुनर को लेकर के चीज़ होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे सिंपली लिटरेचर को लेकर के हो रही थी, क्लासिकल चाइनीज़ किस तरीके से आप लिख पा रहे हैं उसको लेकर के हो रही थी, क्योंकि इसका मॉडर्न वर्ल्ड से कोई भी नाता नहीं था। ठीक है। एग्जामिनेशन सिस्टम समझ में आया आप लोगों को? अब है एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसे एस्टैब्लिश हुई थी? द मांचू empire was overthrown and a republic established in 1911 under Sun Yat-sen 1866 to 1985, who is unanimously regarded as the founder of modern China. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इनके कई चीज़ें चेंजेस आ रहे थे पहले भी, तो यहाँ पर अब रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई थी। मांचू एम्पायर जो है वो उसको हटा दिया गया था और एक रिपब्लिक को स्टेब्लिश किया गया था 1911 में। किसके अंडर? सुन यात सेन के अंडर, जिसको जिनको यूनानिमसली बोला जाता है कि ये फाउंडर रहे हैं मॉडर्न चाइना के। इनके जीवन काल के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। ही केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड स्टडीड इन मिशनरी स्कूल्स वेयर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू डेमोक्रेसी एंड क्रिश्चियनिटी। ये एक गरीब फैमिली से आते थे, इन्होंने पढ़ाई करी है मिशनरी स्कूल में, जहाँ पर इनको बताया गया डेमोक्रेसी के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में। मिशनरी स्कूल है तो क्रिश्चियनिटी के बारे में तो बताएंगे ही। He studied medicine but was greatly concerned about the fate of China. इन्होंने पढ़ाई तो करी थी साइंस से रिलेटेड, यानी मेडिसिन से रिलेटेड, लेकिन इनको चाइना की बहुत चिंता थी, चाइना की किस्मत को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थे। ठीक है। His program was called the थ्री प्रिंसिपल्स। इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसको बोला जाता था थ्री प्रिंसिपल, जिसका मंत्र जिसको चाइनीज़ में बोला जाता था सांग मिंग चुई।
दीज वर नेशनलिज्म, ये क्या थे, नेशनलिज्म को लेकर के बेस्ड थे, यानी देशभक्ति को लेकर के बेस्ड थे, ठीक है। This meant overthrowing the Manchu, who were seen as a foreign dynasty as well as other foreign imperialists. The democracy, or establishing democratic government, and socialism, regulating capital and equalizing land holdings. यहाँ पर क्या किया गया था, मांचू जो एक फॉरेन डायनेस्टी थी उसको हटा देना चाहिए और उसके साथ ही फॉरेन इम्पीरियलिस्ट को भी हटा देना चाहिए, और यहाँ पे स्टैब्लिश करनी चाहिए डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र, और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए जो हमारे समाज को रेगुलेट कर सके, प्रॉपरली चला सके, और जितने भी लैंड होल्डिंग्स हैं यानी जितने भी ज़मींदार हैं उनको सबको इक्वलाइज कर सके, यानी सबको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करा सके। तो जैसा कि हमने बाकी देशों के लिए बारे में भी देखा है, जब वहाँ पे हमारे इंडिया को जैसे आज़ादी मिली थी और यहाँ पे भी रिफॉर्म किया जा रहा था, लैंड रिफॉर्मिंग हो रही थी, सब लोगों से, ज़मींदारों से बट ज़्यादा ज़मीन जो थी वो लेकर के बांटी जा रही थी, और राजाओं का जो राज हुआ करता था उनको करके सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट चालू करी थी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर भी उसी चीज़ को ये क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। The social and political situation continued to be unstable. अब इस समय क्या हो रहा था, सामाजिक और राजनीतिक सिचुएशन जो है वो क्या चल रही थी, बिल्कुल अनस्टेबल थी, अस्थिर थी। On 4th May 1919, an angry demonstration was held in Beijing to protest against the decision of the post-war peace conference. अब क्या हुआ, 1919 में 4th मई को एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया बीजिंग के अंदर, जिसमें वो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो डिसीजंस लिए गए थे वॉर पीस कॉन्फ्रेंस के बाद में, उसको लेकर के वो क्या कर रहे थे, इनकी विरोध कर रहे थे। Despite being an ally on the victorious side led by Britain, China did not get back the territories seized from it. अब भले ही ये इनको ब्रिटेन जो है वो तो जीत गया था, ठीक है, चाइना ने उसको सपोर्ट भी किया था, लेकिन फिर भी जो ब्रिटेन ने इसकी चाइना की जगह घेर ली थी उसको उसने वापस नहीं किया, ठीक है। द प्रोटेस्ट बिकेम अ मूवमेंट, और ये प्रोटेस्ट जो है बाद में एक मूवमेंट बन गया। इट गैल्वनाइज्ड अ होल जनरेशन टू अटैक ट्रेडिशन एंड टू कॉल फॉर सेविंग चाइना थ्रू मॉडर्न साइंस, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। अब इस सब चीज़ों से क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पर चल रही थी, एक वॉर हुआ और वॉर के बाद में चीज़ें चेंज हुई, ये लोग जीत भी गए और उसमें सपोर्ट किया चाइना ने, ठीक है, ब्रिटेन को, क्योंकि ब्रिटेन का तो काम पहले क्या था, स्पेशली ब्रिटेन ही जो था वो कोलोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। पहले भी जो चीज़ें हुई हैं उस वो इसी चीज़ को लेकर के हुई थी कि ये हर जगह कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे बोला गया था चाइना को अपने आप को मॉडर्न करना पड़ेगा। अब जब ये जीत भी गए तो भी इन्होंने चाइना का वो हिस्सा नहीं दिया, इसकी टेरिटरीज नहीं दी, तो ये क्या हुआ, इसके खिलाफ विरोध करने लगे। ये विरोध जो है बाद में एक मूवमेंट की तरह रूप ले लिया। अब इससे क्या हुआ, पूरी जो जनरेशन थी वो क्या शॉक में चली गई थी, उन्होंने सोचा अब हमें एक एक्शन लेना पड़ेगा इसके खिलाफ, ठीक है। और एक्शन कैसे लिया उन्होंने कि अब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको हटाओ, अटैक किया उन्होंने सिंपली किस पे, जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसको हटाया, और अगर चाइना को बचाना है तो मॉडर्न साइंस को अपनाओ, डेमोक्रेसी को अपनाओ और नेशनलिज्म को अपनाओ। ये आप अगर चाइना को बचाना चाहते हैं तो ये इस चीज़ को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। Revolutionaries, Krantikari, called for driving out the foreigners who were controlling the country's resources to remove inequalities and reduce poverty. अब जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों का मानना ये था कि ये जो फॉरेनर्स हमारी धरती पे आकर के बस गए हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं हमें, इनको हटाओ, यहाँ से बाहर भेजो, और ये जो हमारी धरती को पर आकर के हमें कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको हटाओ, और ये जो इन्होंने इनक्वालिटीज़ फैला रखी हैं उसको हटाओ, और गरीबी को जो है कम करो। अब हमारे देश के अंदर भी यही सब चीज़ें हुई थी, हमारे देश के अंदर भी ये लोग आ गए थे, इन्होंने हमारे देश के अंदर भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश करी, गरीबी फैला दी, इनक्वालिटी ले आई, रेसिज्म फैलाने लगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी। ऐसे ही इन्होंने चाइना के अंदर भी करी, और चाइना के लोग जो है थोड़े जल्दी जाग गए, और इंडियंस जो है वो थोड़ा लेट जागे थे, मतलब उनकी यूनिटी को कॉन्जर अप करने में बहुत टाइम लग गया था। They advocated reforms such as the use of simple language in writing, abolishing the practice of foot binding and subordination of women, and equality in marriage and economic development to end poverty. अब क्या कर रहे थे,
इनका मानना क्या था कि इन्होंने किसको, रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया कि साधारण लैंग्वेज है उसमें लिखो, और जो फुट बाइंडिंग की प्रैक्टिस है यानी कि पैरों को बांधने वाली प्रैक्टिसेस जो हैं वो हटाओ, और विमेन को इम्पोर्टेंस दो, सबॉर्डिनेशन में लाओ, यानी कि पहले विमेन को तो हर जगह पे ही इम्पोर्टेंस कम दी जाती है, तो यहाँ पे भी कम इम्पोर्टेंस ही दी गई थी। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा था कि विमेन को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मैरिज के अंदर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, यानी कि आपको दोनों को इक्वली इज्जत मिले, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनको करना था जिससे इनकी गरीबी कम हो सके। ठीक है, इस तरह की इन लोगों की सोच थी। आफ्टर द रिपब्लिकन रेवोल्यूशन द कंट्री एंटर्ड अ पीरियड ऑफ टर्मोइल। अब रिपब्लिक रेवोल्यूशन के बाद में कंट्री जो है एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई थी। द गुओमाइंडेंग, द नेशनल पीपल्स पार्टी, यहाँ पिक्चर वो पार्टी का नाम दिया गया है ये, एंड द सीसीपी, ये भी एक पार्टी का नाम है, इमर्ज्ड एज मेजर फोर्सेस स्ट्राइविंग टू यूनाइट द कंट्री एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी। ये इन लोगों ने क्या किया, ये दोनों साथ में आए और इन्होंने पूरी कंट्री को यूनाइट करने की कोशिश करी और एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी। जो टर्मोइल फैला हुआ था, जो टर्बुलेंस आया हुआ था पहले, जो दिक्कतें आई हुई थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने इस तरह की चीजें करी। अभी तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं। नो मैम। सब क्लियर है, समझ आ रहा है? नामों को लेके यस कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे सिंपली नाम दिया गया है जिसका इन्होंने बाद में चेंजेस ला करके नॉर्मल लैंग्वेज में बोला गया है। तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ हो रही है जो हमारे इंडिया में हुई है कुछ समय बाद में हुई है। यहाँ पर भी लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन ने जो है कॉलोनाइजेशन फैलाने की कोशिश करी थी, इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था और छोड़ भी नहीं रहे थे। और बेसिकली ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ये इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉलोनाइजेशन करके लोगों को स्लेव, कैसे स्लेवरी जो है वो किस तरीके से फैलाई है, गुलाम बनाया है लोगों को, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया है, और उनके जो लिविंग कंडीशन, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था इसी चैप्टर में, अमेरिकन जो थे, नेटिव अमेरिकन जो थे, उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दी थी, और बाहर के जो इनके प्रिजनर्स हुआ करते थे अलग अलग जगह से ला करके उनको वहाँ पे अमेरिका में शिफ्ट कर दिया था इन लोगों ने। बाद में वही लोग जो हैं वहाँ पे बस गए और उन्होंने अपना एक कॉलोनी जो है एक तरीके से कॉलोनाइजेशन हटाया। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हुई हैं और चाइना के अंदर भी हुई है। बस दिक्कत ये है कि जैसे बाकी जगहों पे धीरे धीरे शुरू हुआ था, और इंडिया में तो अभी भी इस पीरियड में भी बस क्रांति शुरू हुई थी, प्रॉपर आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है, तब तक भी 1919 तक भी यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ये एग्जाम्पल देख रहे थे कि देख रहे थे कि इंडिया के साथ में क्या हो रहा है और बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इन लोगों ने कैसा गंदा व्यवहार किया है। इसीलिए ये लोग थोड़े पहले से ही अलर्ट थे कि हमें हमारे ट्रेडिशन को भूलना नहीं है, साथ ही साथ हमें ये कॉलोनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर बसने नहीं देना है, क्योंकि ये लोग बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते थे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा कर लेंगे, कल हम आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। यस मैम। ओके, हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। वेलकम वेलकम।